वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूँ बिंदास भावना और बिंदास भावना आपके लिए लेकर आ रही है ये जो बहुत ही खूबसूरत सा लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप लाइव रेडियो शो है। ये चल रहा है, कौन सा घंटा चल रहा है? अगर आप एक्साइटेड है तो ट्यून इन करिए, हमें सुनिए, साथ के साथ सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करिए और इंडिया और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हम बहुत ही जल्द अपना नाम दर्ज कराएंगे और आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन आपके लिए सस्टेनेबिलिटी पर ढेर सारी जानकारी भी लेकर आ रहा है और साथ के साथ एक किताब बनाने की कोशिश कर रहा है कि क्या हमने आप तक ढेर सारी जानकारी पहुंचाई है और क्या आपने अपनी जिंदगी को, अपने ट्रेड्स को और साथ के साथ अपने पर्यावरण को, अपने समाज को, अपने देश को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से ओतप्रोत किया है या नहीं। चलिए भाई, थोड़ी देर पहले हम सस्टेनेबल रिश्तों की बात कर रहे थे, लेकिन रिश्ते भी तब तक मजबूत रह सकते हैं ना जब तक आपके पास कुछ अच्छा ट्रेड होगा और आप पैसे कमा पाएंगे। सो करते हैं बात सस्टेनेबल स्टार्टअप्स की। स्टार्टअप्स की बात की जाए तो आपको पता ही है कि आज के ज़माने में एक ट्रेंड है, हमें सबको लगता है कि हमें स्टार्टअप इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमारे अंदर कैलिबर है कि हम खुद एक जॉब क्रिएटर बने। और जॉब क्रिएटर बनने के साथ साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि अब हम अपने खुद के काम या फिर हम मालिक हो गए हैं। लेकिन स्टार्टअप्स के बारे में एक बहुत बुरी बात यह है कि कहा जाता है स्टार्ट्स तो हो जाते हैं, अप नहीं हो पाते हैं। और इसके लिए परेशानी क्या आती है? शुरुआत में एंथुजियाज्म काफ़ी होता है, एक्साइटमेंट बहुत सारा होता है और साथ के साथ होता है इन्वेस्टमेंट। लेकिन उसके बाद ये तीनों चीज़ें धीरे धीरे कम होने लगती हैं। सो आज हम उनके साथ बैठे हैं जिन्हें हम स्टार्टअप गुरु कह सकते हैं। आप सभी को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी पंकज दुबे जी के साथ। फाउंडर हैं DSPIN कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के, मेंटर ऑफ चेंज रहे हैं अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसी के साथ साथ एक टेडेक्स स्पीकर है। यानी आप तैयार हो जाइए, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है और आपको हैंड्स ऑन हम ऐसे सॉल्यूशंस देने वाले हैं जिनसे आप अपने स्टार्ट को न सिर्फ आप ले जाएंगे लेकिन साथ के साथ ऊंचाइयों तक पहुंचा पाएंगे। सो आज हम बात करने वाले हैं सस्टेनेबल स्टार्टअप्स के बारे में। टेडेक्स स्पीकर जिन्होंने FMS दिल्ली और IIM काशीपुर में भी अपनी बातें रखी हैं और लोग इनकी बातों से मंत्र मुग्ध हो गए हैं। पंकज जी, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो के इस लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप लाइव रेडियो शो में। धन्यवाद भावना जी, इट इज ग्रेट टू बी पार्ट ऑफ अपना ये शो जो मानव रचना कर रहा है। बहुत अच्छा एंडेवर है और मेरे खुशनसीबी है कि मैं इस चैनल पे आकर के इस आपके मैराथन एक्टिविटी में सहयोग दे रहा हूँ। यस, सो ये लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप लाइव रेडियो शो है जिसमें हम आपको अलग अलग चीज़ों की सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। आज हम बात करें सस्टेनेबल स्टार्टअप्स की। सो सस्टेनेबल स्टार्टअप्स की अगर मैं बात करूं तो स्टार्टअप्स दो तरीके के होते हैं। एक तो ट्रेडिशनल स्टार्टअप होता है जहां हमें पता है कि ये ज़माने से चलते आ रहे हैं, इस काम को करिए और इसमें आपको कभी भी लॉस नहीं होगा, मुनाफा ही होगा। लेकिन दूसरे स्टार्टअप्स वो हैं जहां हम कहते हैं थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, और वो बॉक्स के बाहर तो हम सोच लेते हैं लेकिन हमें ये पता ही नहीं होता है क्योंकि उनकी सस्टेनेबिलिटी के बारे में हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है। सो ये कौन कौन से तरीके के स्टार्टअप्स होते हैं और ज़्यादा कारगर कौन सा होता है? देखिए, स्टार्टअप्स की वैरायटी मैं बहुत सारी बता सकता हूँ जी, लेकिन सबसे जरूरी जो चीज होती है वो ये होती है कि जो स्टार्टअप कर रहा है उसका जो फाउंडर है वो किस चीज से बिल्कुल इंस्पायर्ड है कि मैं ये करना चाहता हूँ। चाहे वो उसकी जिंदगी में कोई कमी हो या कोई ऐसी चीज हो जिस पे उसको एक्सपर्टीज मिल गई हो या ऐसी चीज हो जिसको करने में उसको बड़ा मजा आता है। ओके, तो उस फील्ड के अंदर में घुसते हैं तो आदमी ज्यादा सक्सेसफुल होता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है। रादर देन कि आज पंकज दुबे आए और उन्होंने बताया कि साहब ये फील्ड बड़ी अच्छी है और हमने बोला चलो पंकज जी ने बोला था मैं भी ये करूंगा, एक्चुअली तो वो एक्चुअली एक क्या है कि भीड़ की तरह लोगों का पीछा करना, और जहाँ पे सब जा रहे हैं वहां हम भी जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि एंटरप्रेन्योर जो स्टार्टअप है जो रियल सेंस में है वो कभी ऐसा करेगा। उसको सबसे पहले सोचना चाहिए मुझे किस चीज से ऐसा है जो मैं दुनिया का दर्द खत्म करना चाहता हूँ और ऐसा करना चाहता हूँ कि लोगों का वो बेनिफिट हो, लोग खुश हो जाएं कि वाह क्या बात है, क्या चेंज आया है। तो ये इस तरह के हजारों उदाहरण हैं जिसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसा करना चाहिए। लेकिन सबसे जो मेन बात जो मैंने आपको बताई वो यही है कि मैं किस बात के लिए बिल्कुल एक्साइटेड हूँ कि ऐसा चेंज करना चाहिए और जिसके लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी देने को तैयार हूँ। तो वहां पे सस्टेनेबिलिटी होना और उसको आपको बिजनेस को प्रॉफिटेबल करना ज्यादा आसान होता है।
और आपको दो तरह की चीजें हैं, एक तो ये कि अपना जो बिजनेस स्टार्ट किया उसको कैसे सस्टेनेबल करें, और Yes. दूसरी चीज है सस्टेनेबिलिटी, जो कि आज भारत सरकार विश्व सारा बातचीत कर रहा है कि जी। कैसे हम लोग सस्टेनेबल बिजनेस के अंदर में जाए, जहाँ पे कि हमारा इतनी ज्यादा पोल्यूशन हो रखी है, विश्व में पूरी कार्बन एमिशन इतने ज्यादा है, और सारे ग्लोबली वर्ल्ड लीडर्स बैठे थे Yes. साथ में और डिसाइड करते हैं कि नहीं साहब किस तरह से हमने कार्बन न्यूट्रल होना है। जी। जैसा कि हमें पता है कि भारत सरकार ने बोला है कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। Yes. तो अब वो एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, और उसको आज से काम करें तो उस पर पूरा करेंगे तो कितने लोग इस चीज से एक्साइटेड होते हैं। Yes. अब मैं बोलूं कि भारत सरकार में और मोदी जी ने जाके कमिट कर दिया है इसलिए मैं करूंगा, तो वो शायद कुछ दिन तक एंथुसियाज्म रहेगा और उसके जी। बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई ऐसी चीज है मुझे दिल से छूती है कि मोदी जी ने बोला है, और मुझे ये बात खराब लगती है कि ये नहीं होना चाहिए। जैसे कि पोल्यूशन, आपको पता है कि हम लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, आपका Yes. एफएम चैनल भी फरीदाबाद में है, तो जब ये विंटर्स का समय आता है जी। नवंबर से लेके फरवरी तक, तो हमें सांस लेना भी मुश्किल होता है बिल्कुल। एक हेल्दी आदमी को, और जो लोग बीमार हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है। Yes. और बहुत सारे ऐसा भी होता है कि कैजुअलिटी हो जाती है इस पीरियड जी। में सिर्फ पोल्यूशन की वजह से। तो क्या ऐसा कुछ है जो उसके लिए कि कोई आदमी सोचता है कि नहीं ये चीज खत्म करनी है मैंने, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, और जी। उसके लिए मैं स्टार्टअप करूंगा, तो उसमें फिर ये नहीं रह जाता कि मुझे किसी के लिए काम करना है, किसी के लिए प्रॉफिट करना है, या किसी तरह से इसको प्रॉफिटेबल करना नहीं। उसके लिए ये होता है कि ये कार्य इंपॉर्टेंट है। Yes. इस कार्य को इंपॉर्टेंट के लिए हम अपनी जान देने को तैयार हैं, हम अपना सारा रिसोर्स देने को तैयार हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है कि भाई इसको कैसे सस्टेन करें इस बिजनेस को, क्योंकि आपने सही बोला कि बहुत सारे स्टार्टअप हैं, कुछ दिनों के बाद में उनका एंथुसियाज्म खत्म हो जाता है। Yes. तो वो ऐसी चीज होनी चाहिए जिसका एंथुसियाज्म ही खत्म ना हो। जी। जैसे मुझे पता है कि भाई ये जो 3-4 महीने में इतने लोगों का नुकसान होता है, साल भर ही पोल्यूशन ज्यादा होता है, लेकिन वो तो बिल्कुल खतरनाक होता जी। है, जिसमें सांस लेना भी, वो रेड जोन आते रहते हैं Yes. हमारे सामने, हमको लगता है यार कितना हो गया। तो उस चीज पे अगर कोई काम करता है तो उसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, और वो आपको अपने लक्ष्य की तरफ, जो भी भारत सरकार ने लक्ष्य बनाया है उससे जुड़ते हुए आप देखोगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और उसमें आप सस्टेन होने के लिए बहुत सारे टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि क्या ध्यान देना चाहिए, और किस कहाँ पे लोग फंसते हैं। जो ज्यादातर बिजनेसमैन हैं वो किस जगह पे जाकर के और क्यों स्टार्टअप्स सक्सेस नहीं हो पाते हैं, उसके कुछ मूलभूत कारण हैं। अगर उस कारण को हम समझ लें तो ऐसा नहीं होने देना चाहिए, और एंटरप्रेन्योर को हमेशा इस बात को सोच के चलना चाहिए कि मुझे ये प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया, इसको सक्सेसफुल बनाना ही है। हर आदमी ऐसा सोचता है, लेकिन वो जो पिटफॉल्स होते हैं, जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, जिसका एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो कर बैठते हैं और उसमें फिर वो फंस जाते हैं। पंकज जी, यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि स्टार्टअप्स अक्सर लोग ये सोचते हैं वो करना चाहिए जिसकी कंज्यूमर को सबसे ज्यादा डिमांड है। मान लीजिए कि कोई एक्स चीज का ट्रेंड आया है, सो उस ट्रेंड में बह जाइए। कोविड में मास्क बनाने का आया था और मुझे लगता है आधे से ज्यादा लोगों ने रातों रात अपने बिजनेस को बदलकर मास्क बनाना शुरू कर दिया था। और हुआ क्या, एक टाइम के बाद अब आज उनकी कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही है। सो उनको ये लगा कि हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, जमाना जिस प्रकार से पोल्यूशन भी रहता है, लोग इसको काफी लंबा समय रखेंगे। और अगर हम बात करें ट्रेड की, तो बहुत सारे ट्रेड के जितने गुरु हैं उनका भी ये कहना था कि अभी तो ये लंबे समय चलने वाला है। लोगों ने तो कहा था इसके बड़े सारे वेरिएंट्स आने वाले हैं, सो जब वेरिएंट्स आने वाले हैं तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत होगी। सो क्या ये जो स्टार्टअप्स हैं इन्हें हम ट्रेंड के साथ, कंज्यूमर की डिमांड के साथ रखकर चलें, या इस चीज से रखकर चलें कि हम इस काम को कितना लंबा समय कर सकते हैं, क्या हमारा इंटरेस्ट इसमें बरकरार रहेगा, और मैं जब इसको इंटरेस्ट के साथ करूंगा तो इससे मैं इंटरेस्ट ही नहीं पैसा भी कमा पाऊंगा। देखिए, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया है, और उसके बारे में विश्व में कोई भी देश हो, कोई भी स्टार्टअप हो, तैयार नहीं था जी। कोविड के बारे में किसी को नहीं पता था कि कोविड आएगा। Yes. और पहले हमें लगा शायद ये 2-4 दिन के लिए लॉकडाउन लगा है, फिर Yes. हुआ हफ्ते हुए, महीने हुए, और साल से ऊपर हो गया, और हम लोग परेशान थे कि अब कैसे आगे चलेगी Yes. गाड़ी। वो एक जो इस तरह की प्रॉब्लम आती है उसमें हर बिजनेस के अंदर में स्टॉप हो गया, लेकिन वो टाइम बहुत अच्छा बिजनेस करने का था कुछ जी। सेक्टर्स में। जैसे आपने एक एग्जांपल दिया, तो और क्या अच्छे एग्जांपल्स थे कि जैसे सैनिटाइजर बना। सैनिटाइजर बनाना बिल्कुल नया था,
अपना मतलब जो भी आई कैन डिस्क्रीटली रिमेम्बर एक कंपनी थी, आई विल नॉट नेम इट ऑन रेडियो, पर उन्होंने ईस्ट में महुआ जो होता है आपको भी पता है, एक्चुअली उससे अल्कोहल क्रिएट किया जाता है लोकल, उसमें उन्होंने उससे सैनिटाइजर बना दिया था क्योंकि उनके पास उसकी खेती थी और उस समय पर उसका यूज कुछ नहीं था। सो उन्हें लगा चलिए इसके सोप्स और सैनिटाइजर बना दिया जाए, और उन्होंने उससे वो भी बना दिया था। हाँ, तो देखिए बिजनेस क्या है, बहुत डायनेमिक होता है। वो Yes. एक एक्सट्रीम केस था। Yes. लेकिन बिजनेस हमेशा डायनेमिक होता है, इस बात के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए कि चेंज आएगा, और वो चेंज ऐसा भी हो सकता है कि उसके लिए आपको अपना सारा बिजनेस चेंज करना पड़े। जी उसके लिए कैसे प्रिपेयर्ड रहें, इसलिए जो भी इन्वेस्टमेंट करें बड़े ध्यान से करें। यस अब मान लीजिए कि मैं प्री कोविड में बैठा हूँ और मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी एक ऐसे सेक्टर के अंदर में जिसकी कि कोविड में कोई डिमांड ही नहीं आनी है। हॉस्पिटैलिटी। हाँ, अब हॉस्पिटैलिटी में आपने एक होटल खोल के बैठ गए, ठीक है, और आप उसको अब बिजनेस में फंस गए, अब क्या करें? Yes. इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो उस समय क्या कर सकते थे आप? कुछ नहीं कर सकते हैं, या कोविड के लिए उस समय बेड्स ढूंढ रहे थे, Yes, थे नहीं so you कहीं could पे, convert. आपने अपने जगह को कन्वर्ट करने के लिए डॉक्टर से बात करनी कि भाई हमारे यहाँ लेके आओ और इस होटल को यूज करो। Yes. और यहाँ पे मैं आपको एक नॉमिनल कॉस्ट में कम से कम कॉस्ट ही रिकवर कर Yes. लें, लॉस ना होने पाए। जी। तो ये माइंडसेट दिमाग में होना चाहिए कि क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, और बिजनेस में जो मार्केट में चेंज है उसमें मैं क्या करूं इस समय। जी हाँ, तो उस समय सैनिटाइजर की डिमांड थी, वो महुआ वाले का अच्छा एग्जांपल दिया आपने। ऐसे बड़े सारे स्मार्ट लोग थे, Yes. लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करते थे और सडनली सैनिटाइजर का बिजनेस यस करने लग गए। एक्चुअली तो ये एक बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर जो होता है वो सोचता है कि भाई क्या है डिमांड, क्या करूं मैं आज की जी। तारीख में। अगर आपके अंदर ऐसी धारणा आ गई कि मुझे लोगों को सर्व करना है, तो आप कुछ भी आ जाए, कोविड आ जाए, चाहे कुछ नया कुछ वेरिएंट आ जाए, या फिर कुछ और कोई आपदा आ जाए, आप हमेशा इस बात को सोचेंगे। बिजनेस क्या होता है कि मैं कस्टमर के दर्द को समझूं जी कि कहाँ पे दर्द हो रहा है उसको आज, और क्या सोल्यूशन मैं दे सकता हूं उसको। जी अगर आपने ये चीज समझ ली, ये नहीं कि मेरे पास वो प्रोडक्ट बनाया तो मैं भी वो प्रोडक्ट बनाऊंगा, हाँ, वो ये- उसकी बिक रहा है तो मेरा भी बिकेगा, ये तो कॉपी कैट हो गए हम लोग। यस यहाँ पे सोचने के लिए कस्टमर को वो प्रोडक्ट मिल रहा है, लेकिन उस प्रोडक्ट में ये दर्द हो रहा है उसको, क्या मैं उसको कुछ ऐसा दे सकता हूँ जिससे कि उसका दर्द कम हो और वो खुश हो जाए। ठीक है, और Yes. खुशी क्या है, कुछ दिनों बाद ही, कुछ दिनों तक रहती है, उसके बाद खुशी चेंज हो जाती जी। है। तो आपको अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन करना पड़ता है कि भाई ये तो हो गया, अब क्या करूं। Yes. जैसे मैं आपको बताऊं एग्जांपल दूं, पहले हम लोग हमेशा सामान खरीदने के लिए कहाँ जाते थे? पास में किराने की दुकान, और उसको Yes. बोला हाँ भाई दे दो, गए, जाकर सामान उठाए, लेके आए। अच्छा, कोविड आया, उसके पहले ये बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में आके लॉसेस में चल रही थी, और कोविड आया, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, उस दुकान में पहुंच ही नहीं सकते, या लिमिटेड टाइम जा सकते हैं। तो ये हुआ चलो भाई ऑनलाइन ऑर्डर शुरू करते हैं। यस तो हमने ये जितने अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जितने उनसे ऑर्डरिंग शुरू कर दी, हमें बड़ा मजा आने लगा, यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, खराब सामान हो वापस कर दो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, और दुकान भी जाने की जरूरत नहीं है, कॉस्ट भी रीजनेबल है। तो एक अच्छा बिजनेस शुरू हो गया। अब लोगों को लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है, हम भी ये करते हैं, हम भी ये करते बिल्कुल हैं। जी। उस कॉपी के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने स्टार्टअप किया, और वो कोविड के समय मैंने देखा वो बंद भी हो गए उसी चक्कर में, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कॉपी किया। लेकिन उस बीच में एक और बिजनेस आया जिसने सोचा कि यार ये इतना टाइम लगाते हैं, आज ऑर्डर करो 3 दिन बाद पहुंचता है, 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 10 मिनट में सामान पहुंचा दूं, 7 मिनट सो हम में? उनका नाम नहीं लेंगे, बट दे आर कॉल्ड द लास्ट मिनट लास्ट मिनट ऐप। आपने उसके पास गए, और वो ऐप की अब ऐसे बहुत सारी चीजें आ गई हैं Yes. कि भाई आपने किया ऑर्डर, अभी आप ऑर्डर किया, जब तक आप ऑर्डर करके अपने इधर उधर देख ही रहो, तब तक वो घंटी बजा Yes, देता है, exactly. और आपका सामान आपके सामने। जी। तो ये एक नया तरीके का स्किल है, लेकिन इसको सोचने के लिए एंटरप्रेन्योर को सोचना पड़ेगा। क्या दर्द है कि सब समय पहले की हम कमी किराने है। पे जाते थे, Yes. अब हमारे घर पे सामान आ जाता है, तो हम बोले यार अब तो कोई डिमांड नहीं आ सकती इसके अंदर में। नहीं, उसको डिमांड स्टडी किया, पूछा कस्टमर से भाई क्यों, आप क्या कर रहे हो? यार बाकी तो सब ठीक है, 3-3 दिन बाद सामान आता है, Yes. मुझे तो किराने पे तुरंत ले आता था। Yes. अच्छा चलो, And मैं at क्या- times you fall short of that item, और आपको इमीडिएट उसकी जरूरत है। और आप नहीं दे सकते, नहीं मिल नहीं सकता आपको कि निकल आप ऑर्डर सकता है। करोगे 2 दिन बाद आएगा। तो ये कमी किसी और ने स्टडी करी और उसने प्रोडक्ट निकाल दिया। तो एक छोटा सा एग्जांपल है, जी। लेकिन ऐसा सोचना पड़ता है कि कस्टमर को कहाँ दर्द हो रहा है, यस और मैं क्या करूं कि वो दर्द दूर हो जाए। जी। या आप कस्टमर बहुत खुश है, तो लेकिन उसको पता ही नहीं है कि और खुशी क्या दी जा सकती है। Yes. तो मैं इसमें एक चीज और ऐड करता हूं, और वो
कस्टमर समझे, उसकी वैल्यू समझे और उसकी कॉस्ट देने को तैयार हो, तो वो भी बिजनेस कर सकते जी। हैं। तो ये एक समझने की है कि बिजनेस जो आप कर रहे हो, एक तो आपने दिल से सोचना है कि क्या करूं, यस, जो कि आपके ऐसा मन में आया है कि मुझे करना है, जो कि देश के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने शहर के लिए कुछ नई चीज करना चाहता जी। हूँ। और वैसे ही आपने सोचना है। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट क्या है, लेगा कौन? कस्टमर। तो कस्टमर के बारे में सबसे पहले सोचना है जी। कि उसको मैं कैसे खुश करूं कि वो ले। और आज जो, अच्छा अभी तक तो मेरी कंपनी बनी नहीं, मैं स्टार्टअप हूं, तो आज क्या करता है वो, यस, उसको स्टडी करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया आज वो क्या कर रहा है। आज मैंने अपनी कंपनी नहीं खोली तो वो कौन सा प्रोडक्ट ले रहा है, Yes. तो वो कैसा सेटिस्फाई हो रहा है वहां से, और क्या करूं मैं जिससे कि उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल और बढ़ जाए, या इतना खुश हो जाए वो मेरे पास आ जाए, Yes. कि मेरे ऐप पे आ जाए या मेरे प्रोडक्ट्स पे आ जाए। तो ये सोच के आगे चलना है। तो दो चीजों का ध्यान, एक ध्यान कि भाई अपने दिल से निकली हुई बातें होनी चाहिए, जिसके लिए मैं सस्टेन्ड हूँ कि भाई मुझे पोल्यूशन पे काम करना है, या कोई ऐसा पैशन है जैसे मुझे गाड़ियां चलाने का पैशन है, या मुझे खेल कूद का बहुत शौक है तो मैं खेल कूद की इंडस्ट्री में घुसना चाहता हूँ, तो वो मैं उसी फील्ड में जाकर के क्या करूं जिससे सब लोग खेलने लग जाएं। तो वो दिल से निकली हुई बात, कस्टमर को समझना। अब आता है नेक्स्ट स्टेप। यस, वो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि साहब देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स में पहले इन्वेस्टमेंट होती है, जी। रिटर्न्स आती है बाद में, क्योंकि बिल्कुल। आप जो भी चीज करोगे, प्रोडक्ट बनाओगे, फैक्ट्री लगाओगे, तो उसमें इन्वेस्टमेंट होती है, रिटर्न्स आती हैं आफ्टर सम टाइम। तो आपने, एक कहावत बहुत पुरानी है कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो। यस, तो अब आपने यहाँ पे तो बिजनेस कर रहे हो, तो आपकी चादर पे करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो थोड़ा बड़ा सोचना है। लेकिन फिर भी ये सोचना है कि भाई देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स फेल कब होते हैं? वो फेल होते हैं दूसरे साल, तीसरे साल, पांचवें साल, छठे साल में जाके वो फेल हो जाते हैं। और वो क्यों? प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए, अब लॉस इतना हो रहा है कि कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। यस, तो अब मैं ऐसा प्लान करूं कि अभी मुझे ऐसा प्रोजेक्ट बनाऊं कि 7 साल 8 साल तक उसमें जो मेरी इन्वेस्टमेंट्स है उसको मैं पूरा सस्टेन कर पाऊं। उस 7 साल से पहले मुझे दोबारा फंडिंग की जरूरत ना पड़े। जी। जो मैं ऐसा पैसा लगाऊं, मेरे कॉस्ट ऐसी हो कि उसकी इन्वेस्टमेंट के बाद नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ना आए। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, जो भी हमारे इन्वेस्टर हैं, जो भी मैंने अपने पैसे लगाए, वो सब जोड़ दूं और ये तय करूं कि 7 साल तक मेरा बिजनेस क्या सस्टेन कर सकता हूं। उसके लिए क्या होता है कि कई बार हम देखते हैं, अरे साहब भावना जी ने बिजनेस खोला था, क्या ऑफिस बनाया था, मुझे भी उससे बढ़िया ऑफिस Yes, बनाना है। ये। तो अब आपने उससे बढ़िया ऑफिस बना दिया। लेकिन हुआ क्या कि वो जब ऑफिस तो आपने बना दिया, लेकिन अब ये बिजनेस स्टार्ट करने में ज्यादा टाइम है, जी। आपकी इन्वेस्टमेंट उसमें ज्यादा चली गई, और जो आपको 7 साल तक सस्टेन करना था उसके बारे में आपने सोचा जी। नहीं, और तीसरे साल में आपको लगा यार ये इससे ज्यादा लॉस अब मैं नहीं कर सकता और बिजनेस बंद। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि एटलीस्ट 7 इयर्स का पैसा सबसे पहले जहां सबसे जरूरी हो वहां पे लगे। ये नहीं कि सब लोग करते हैं तो मैं भी करूं, वो नहीं करना है। आज की तारीख में कोविड ने हमें जरूर सिखाया कि आप घर बैठे बैठे बिना ऑफिस फैक्ट्री खोले हुए भी काम कर सकते हो। यस, तो ऐसा सोचें कि भाई मैं, जो एसेंशियल है, अगर फैक्ट्री लगानी जरूरी है तो लगाओ। फैक्ट्री कितनी बड़ी लगनी चाहिए उसके बारे में सोचो कि 7 साल तक मुझे अगर फंडिंग दोबारा से नहीं मिली तो क्या मैं इसको चला पाऊंगा। यस, जब आप उसको 7 साल तक चलाते हो जी। या 5वें साल तक भी चलाते हो और उस बिजनेस को प्रॉफिटेबली चलाते हो, तो इन्वेस्टर क्या देखता है? इन्वेस्टर देखता है कि भैया ये बंदे को बिजनेस सेंस है। यस, और अगर उसने ये देखा कि भाई साहब तीसरे साल में तो ये रो रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं, और मुझसे पैसे मांग रहा है, 3 साल बाद में और खत्म करेगा Yes. और मेरे भी पैसे डूब जाएंगे, तो बिल्कुल। वो नहीं इन्वेस्ट करता। जी। लेकिन उन लोगों को इन्वेस्टर देखते हैं कि यार ये बहुत अच्छा स्मार्ट लड़का है, इसने यहाँ से यहाँ तक खींच दिया, बिना फर्दर इन्वेस्टमेंट लिए, अपनी जेब से लगाया, किसी से पैसे भी ज्यादा नहीं मांगे और इतना अच्छा बिजनेस कर लिया। तो उसके लिए लोग पीछे लगे होते हैं कि भाई Yes. मुझे बताओ, मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता जी। हूँ। तो ये चीज करनी पड़ेगी कि मैं अपने बिजनेस को सस्टेन रखूं, मैं अपने बिजनेस को पैशनेट रखूं, और मैं अपने कस्टमर को हमेशा समझूं। जी। क्योंकि ऐसी कहावत है कि अगर एक कस्टमर नाराज हुआ हाँ, तो वो 10 लोगों को खराब करेगा, बिल्कुल। और अगर आपने खुश कर दिया 10 कस्टमर को तो वो एक ही को जाके आगे बताएगा। यस, आप देखो, आप कितने बार अपने गूगल पे जा करके जहां जहां आपको बड़ा अच्छा लगा आपने पोस्ट किया है जी। कि है मैं गया था वहां बड़ा मजा आया, या किसी ऐप में किसको आपने बड़ा पॉजिटिव फीडबैक दिया। लेकिन अगर आपको एक बार बुरा एक्सपीरियंस हो जाए तो yes. तुरंत आप बोलते हो मैं अभी ऐसी तैसी करता हूँ, इसकी मेरे पास तो ये है, मैं वो हूँ, और तुरंत शुरू हो जाते हो। तो अपने कस्टमर का ध्यान रखना कि अगर वो नाराज है तो उसको समझना कि क्यों नाराज है, Yes. और ऐसे नाराज कस्टमर को सही करना है। ये कला अगर आपने सीख ली
तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में आ जाएगा। और जिस प्रकार की पंकज दुबे जी ने कहा, आप 3 नहीं 5 नहीं 7 साल में सस्टेनेबल जरूर हो जाएंगे। आपको फर्दर फंडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे आजकल के जमाने में कहा जाता है कि ऐसा ट्रेड जो आपको इंस्टेंट प्रॉफिट दिलाए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आज के जमाने में लोगों का जो इंटरेस्ट है वो बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, ये तो आप मानेंगे। आप अगर कपड़ों की बात करें तो फैशन आता बाद में है, चला पहले जाता है। सो मान लीजिए किसी ने सोचा है कि मैं कुछ ऐसा डिजाइनर क्रिएशन लेकर आऊंगा जो रातों रात हॉट सेलिंग फैशन बन जाएगा और लोग उसे खरीद लेंगे। सो हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है दैट सच ट्रेड्स आर नॉट सस्टेनेबल, क्योंकि वो वक्त के साथ बदल जाएंगे और जब वक्त बदलेगा तो पता भी नहीं चलेगा कि वो ट्रेड कहीं है या नहीं। सो ये पिक एंड चूज हम कैसे करें और इसको लेकर हम सबसे ज्यादा कॉशियस कैसे रह सकते हैं, सस्टेनेबल कैसे रह सकते हैं? देखिए, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जब आपने बिजनेस डिसाइड कर लिया, yes. तो अब उसमें ऐसा है कि हो सकता है कि आप ऐसे करो कि मुझे क्या क्या चीजें करनी चाहिए। yes. तो सबसे पहले आता है कि भाई अगर मैंने कपड़े का ही करना है तो एक फैक्ट्री लगानी है जी। इतने लोग तो चाहिए ही चाहिए काम करने के लिए। अब उनकी आप सैलरी जोड़ लो, उनका आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने क्या उसको जोड़ लो। अभी एक भी कपड़ा आपका बिका नहीं है, लेकिन आपकी फिक्स्ड कॉस्ट इतनी हो चुकी है कि आप शायद 3 साल 4 साल तक न चला पाए उसको, अगर आपका बिजनेस अच्छा नहीं चला तो। yes. अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग से ऐसा सोचना चाहिए कि क्या कोई जरूरी है कि मैं फैक्ट्री पहले लगाऊं? yes. ऐसे कितने सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो जिनके यहाँ पास पे already मौजूद हैं, factory जिनके है। पास ऑलरेडी एक्सेस कैपेसिटी वो खुद नहीं बेच पा रहे हैं। बिल्कुल मैं सही। उनके पास जाऊं और अपने आइडियाज से उनसे मैन्युफैक्चर कराऊं और अपनी डिमांड पहले क्रिएट कर लूं। जी। और जब मेरी एक डिमांड आनी शुरू हो जाए और मुझे लगे यार इतने डिमांड पे जब मैं फैक्ट्री लगाऊंगा तो प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, तब आप अपनी फैक्ट्री लगाओ, उसके पहले मत लगाओ। yes. और अगर आपको कोई ऐसा पार्टनर मिल जाता है और जो मैन्युफैक्चरिंग में आप इन्वेस्ट करोगे वो काफी मोटी इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें अगर मान लो करने के बाद आपको बाद में रियलाइज हो यार मजा नहीं आ रहा है इस बिजनेस में, तो भाई साहब उसका तो लॉस ही होना है। टोटल मशीनरी कॉस्ट में इतनी ज्यादा डेप्रिसिएशन होती है, जब आप उसको बेचने जाते हो तो उसको उसका 25% 30% मिलता है, मतलब 75% का नुकसान हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो चीज का ध्यान रखना है कि मैं क्या ऐसे बिजनेस करूं कि मैं पहले अपनी ब्रांड बनाऊं और अपनी ब्रांड की क्वालिटी जो भी है सबका ध्यान रखूं और अच्छे वेंडर्स ढूंढूं जिनके यहाँ पे मैन्युफैक्चर करके लेके आऊं। आज आप देखिए कि वर्ल्ड के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, yes. उनकी खुद की अपनी फैक्ट्री नहीं है, yes. वो लोग बाहर से प्रोक्योर करते हैं लेते हैं। तो आप भी उसका इस्तेमाल करते हुए आप सबसे पहले बड़ी इन्वेस्टमेंट पर ना जाएं। yes. जो मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया कि 7 साल का फॉर्मूला आप डिसाइड कर लीजिए कि 7 साल तक मेरे जो पैसे लगे हैं या जिससे जो मेरे फ्रेंड सर्किल है या मेरा जो इन्वेस्टर है जो आ गया, उसके अलावा मुझे 1 रुपए नहीं चाहिए इसके आगे। मैं 7 साल तक इसको इसी प्लेटफॉर्म पे ऐसे करके प्रॉफिटेबल बनाऊंगा और अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है तो क्या मैं इसमें प्रॉफिट कमा के इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ऐसा सोच लेके चले। और तो उसमें ये जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसमें कि लोग स्टक होते हैं वहां ना जाएं। और ये स्मार्टनेस है, ये हर इंडस्ट्री के लिए अलग जरूरत होगी, ये सब जगह अप्लाई करने लगेंगे तो शायद ना हो पाए, लेकिन आपने अपनी जिस भी इंडस्ट्री में सोच रहे हैं उसमें देखना है कि क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते। अच्छा, दूसरा ऐसा है कि इसमें सरकार भी इस समय बहुत ज्यादा, क्योंकि भारत सरकार इस समय बहुत उद्योग और स्टार्टअप पे जोर दे रही है, उनकी भी बड़ी अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं, स्पेशली सस्टेनेबल सेक्टर्स में, न्यू जो एनर्जी सेक्टर है, रिन्यूएबल सेक्टर्स हैं, उसके अंदर में गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं, फंडिंग्स हैं, जहाँ पे कि इवन अप टू 75% इवन 100% तक गवर्नमेंट गारंटी देने को तैयार है कि भाई आप बिजनेस करोगे, गारंटी गवर्नमेंट की है। ऐसा कुछ चीजों और सेक्टर्स के बारे में पता करें और उस सेक्टर में जाने की कोशिश करें, लेकिन ये तभी जाए, ये नहीं क्योंकि उसमें इंसेंटिव हो रहा है इसलिए मुझे जाना है। आपके वो जो मेरी पहली बात बोली कि आपके दिल में से वो जो पीड़ा है कि नहीं इनकी जो है कष्ट को मुझे दूर करना है ऐसे कस्टमर्स के, वो पहले आनी चाहिए, उसके बाद ये सब चीजें ढूंढें। तो ऐसे बहुत सारे आपको सपोर्ट सिस्टम मिल जाएंगे। और भारत सरकार की नीति इस समय बहुत प्रोग्रेसिव है, वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उद्योगपति बने, छोटे छोटे स्टार्टअप हों, यूनिकॉर्न बने, और इस समय होड़ लगी हुई है और भारत इसमें काफी आगे चल रहा है, तो उसका भी फायदा उठाएं। यस पंकज जी, अब एक बड़ा अहम सवाल, हमेशा जो स्टार्टअप होता है वो एक इंसान का रेयरली होता है और हमेशा इसकी शुरुआत होती है या तो कॉलेज के बाद, जब आप अपने बंच ऑफ फ्रेंड्स के साथ सोचते हैं चलिए कुछ कुछ पैसा मिलाते हैं, या किसी के पापा अपने इन्वेस्टमेंट्स देते हैं और वो एक स्टार्टअप शुरू हो जाता है। लेकिन पार्टनरशिप एक बड़ा गोल्डन
मुझे कहना चाहिए रूल है, जिसके कुछ थंब रूल्स हैं, डूज एंड डोंट्स हैं, क्योंकि आने वाले समय में यही पार्टनर्स आपके कॉम्पिटिटर्स बन जाते हैं या वो आपको छोड़कर चले जाते हैं, एंड दैट इज द टाइम स्टार्टअप सरवाइव नहीं कर पाते। पार्टनरशिप के क्या गोल्डन रूल्स हो सकते हैं सस्टेनेबिलिटी के? हाँ देखिए, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज आपने बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रखा है कि जो पार्टनर है बिजनेस के अंदर में वो बहुत क्रूशियल है। कई बार तो ऐसा होता है कि पार्टनर वो होता है जो आपकी प्रतिभा पे भरोसा कर रहा है, भाई तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, आई विल मेक द इन्वेस्टमेंट, मेक मी योर पार्टनर एंड आई विल वर्क विद यू बिकॉज आई सी अ गोल्डन फॉर्च्यून, बट व्हाट हैपेंस इज ही डज नॉट सी द फॉर्च्यून बिकॉज ही डजंट हैव द विजन. So when he doesn't have the vision, he will not have the trust in you, and it will be him after 2 years. He would be saying, मेरा इन्वेस्टमेंट मुझे वापस दे दे. So ये बहुत कॉमन सिनेरियो है. जितनी कहानियां आप सुनेंगे स्टार्टअप्स की, ऐसी कहानियां आती रहती हैं. मेरे पास भी इस तरह के बड़े सारे केसेस आते हैं कि भाई साहब फंस गया हूं मैं, अब आप मुझे ये पार्टनर से नहीं चल रहा है, कोई दूसरा इन्वेस्टर, और फिर ऐसे में हमारे एंजल इन्वेस्टर्स आते हैं जिनकी मेरे पास लगता है कि उनके पास एक लंबी कतार होती है ऐसे लोगों की जो इंतजार कर रहे होते हैं कि आप उनके आइडिया में इन्वेस्ट कर दें. क्या कहेंगे गोल्डन थंब रूल्स फॉर पार्टनरशिप? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे मैंने आपको बोला कि आप अपने पैशन जिससे के लिए आप बहुत ज्यादा अंदर दिल से आपको लगता है मुझे करना चाहिए, उसमें जाए जी. जो भी आदमी आपको बोले हाँ मैं तुम्हारे साथ जुड़ना चाहता हूँ, सिर्फ उसने हाँ बोला उस पर मत जोड़िए, उसके बारे में सोचिए कि क्या ये जो मैं जो पेन के बारे में सोच रहा हूँ क्या ये भी उस पेन के बारे में सोच रहा है. Yes. क्या मेरी जो सोच है और इस आदमी की सोच है वो भी सेम है, या सिर्फ ये पैसे इन्वेस्ट करके इसको लग रहा है यार इसका आइडिया बहुत अच्छा है, बहुत पैसे कमाएगा तो इससे मैं पैसे कमा लूं बस और इसको जीरो इंटरेस्ट है कि वो जो आप कर रहे हो उसमें. Yes. तो वो नहीं होना चाहिए. सिर्फ इन्वेस्टर नहीं होना चाहिए जो कि सिर्फ पैसा लगाया और उसको ये हो कि भाई मुझे, और ये अगर है भी तो उसको भी ये बोलना है भैया 7 साल से पहले पैसे नहीं मिलेंगे जी. ठीक है, आप हमारे साथ जुड़ो और ऐसे ऐसे हम ये काम करने जा रहे हैं, ये इस कस्टमर को ये ठीक करना है, 7 साल तक आप मेरे साथ जुड़ोगे तब मैं आपको साथ में पार्टनर बनाऊंगा. गलतियां यही होती है. गोल्डन रूल्स में कहूंगा कि जब आप स्टार्ट करते हैं ना तो 1 2 3 लोग आएंगे आपके पास में. Yes. थोड़ा समय लीजिए, सोचिए. आप एक्सपर्ट नहीं है और जो एक्सपर्ट्स आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं जो आपके लिए दिल से आपको चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाइए, उनसे पूछिए कि भाई ये बताओ कि जो ये बंदा है आपको कैसा लगता है, इसके साथ अगर मैं बिजनेस करूं तो क्या मुझे 7 साल तक ये साथ देगा या नहीं देगा. सिर्फ ये कि जिसने भी पहले बंदे ने हाँ करी उसको बोला चल यार हम करना चाहते हैं, वो कहता हाँ जी चल करने को तैयार हो, और आपने कर लिया और 6 महीने बाद उसको लगा कि यार नहीं यार मैं तो गलत आदमी के साथ जुड़ गया. exactly. तो यहाँ पे मैक्सिमम जो स्टार्टअप्स हैं वो ब्रेक होते हैं पार्टनरशिप्स के अंदर. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. वो एक सबसे बड़ा कारण है कि ये स्टार्टअप्स एक अच्छे बिजनेस में कन्वर्ट ही कभी नहीं हो पाते हैं. उसके लिए लाइक माइंडेड होना कि जो हमारी सोच है वही सोच अगले की भी हो और वो भी ये सोचे कि चलो भाई मैं साथ में इकट्ठे होकर के आगे चलता हूँ और वहां जा करके मैं इस चीज को जो ये मेरे फाउंडर ने सोचा है, मान लीजिए उसको मैं को फाउंडर बोलता हूँ, तो वो को फाउंडर सोचता है कि चलो भाई ये जो चीज़ है बहुत अच्छी है, ये देश के लिए होनी चाहिए, इसमें मेरा पैसा लगा हुआ है और ये आगे जाके मल्टीप्लाई होगा. देखिए बिजनेस में ऐसा होता है कि अगर कोई बिजनेस 5 साल 7 साल तक आपने चला लिया, प्रॉफिट पे ले आए, तो उसकी जो रिटर्न्स होते हैं वो मेनी टाइम्स होते हैं. मतलब 1 रुपए का 100 रुपए हो सकता है, 1 रुपए का 1000 रुपए हो सकता है. तो ऐसे लोग जो कि ऐसा सपना देखें कि हाँ भाई मैं 1000 रुपए तक तुम्हारा साथ दूंगा, 100 रुपए तुम्हारा साथ दूंगा, और अगर इस बीच में कुछ प्रॉब्लम आए तो हम साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे, लड़ाई नहीं करने लगेंगे. देखिए क्या होता है, बिजनेस स्टार्ट किया मैंने, आपने भी बोला चलो जी पार्टनरशिप कर लेते हैं, और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में 3 साल के बाद में कोविड आ गया. अब हमने तो बोला था कि भाई हम 7 साल तक प्रॉफिटेबल करेंगे और उसमें बीच में 2.5 साल का कोविड है, तो अब क्या होगा, अब वो लड़ाई शुरू होगी. या तो मैं स्मार्टनेस हूँ कि चलो भाई मैं जैसे महुआ वाले ने किया ऐसा कुछ आइडिया लें कि चलो भाई इसको सस्टेन कैसे करेंगे इस टफ पीरियड को, तो उसके लिए कुछ सोचें और कुछ बिजनेस करें और वो भी साथ में हो, और जो हम वो भी हमारे पैशन से हो कि हाँ भाई ठीक है ये आज मुश्किल है इसमें करते हैं. जैसे कोविड के टाइम पे, अब ये तो एक एग्जांपल हो गया कि आपने सैनिटाइजर बना दिया, मास्क बना दिया, और उसके साथ साथ कुछ इंपोर्ट किए, जैसे उस समय ऑक्सीजन के बहुत सारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगा के इंपोर्ट करके मंगा के बेच दिया, तो वो सब चीजें वन टाइम. लेकिन वो जो जिन्होंने बेचा था आज तो उनके पास इन्वेंटरी होगा तो किसी काम की नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं है. तो लेकिन वो उस समय नपा तोला काम करते हुए और उसको कैसे
स्मार्टनेस के साथ में करना है जिससे कि नुकसान भी नहीं हो, और जी। जो मौका है उसमें प्रॉफिटेबल हो नहीं हो, लेकिन कम से कम बिजनेस चलता रहे और जो अपनी कॉस्ट है वो रिकवर होती रहे। Yes. ऐसा सोच के हमें बिजनेस करना चाहिए। तो उसमें रूल यही है कि जो भी पार्टनर आपके साथ जुड़े, और मैं सिर्फ कहूंगा पार्टनर ही नहीं, इवन एम्प्लॉइज जो आपके साथ जुड़ रहे हैं जी। वो भी ऐसे ही होने चाहिए जो आपके कॉज से बिल्कुल दिल से अटैच्ड हों। वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि भाई मुझे तो इतनी सैलरी चाहिए और नहीं मिलेगी तो मेरे पास कॉम्पिटिटर आएगा तो मैं 20% 30% मैं ना चला अगला जाऊंगा। सवाल आपसे बाय गॉड पंकज जी यही पूछना चाह रही थी कि जब ये स्टार्टअप्स होते हैं ना, और ये आजकल का ट्रेंड है, आप लिंक्डइन उठा लीजिए या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म उठा लीजिए जहां पर नेटवर्किंग की बात की जा रही है, वहां पर आप देखेंगे कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो किसी एक ऐसे एस्टैब्लिश्ड नाम को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं जिससे उन्हें लगता है कि एक तो एक्सपीरियंस आएगा हमारे पास और साथ के साथ वो वैल्यू और नाम आएगा। जी। लेकिन परेशानी ये है कि आपका तो स्टार्टअप है और उनके करियर का वो पड़ाव है जहां दे आर लुकिंग एट समथिंग एल्स, और यहाँ परेशानी होती है कि बहुत लंबे समय तक आप ऐसे नामों को या फिर ऐसे एक्सपर्टीज को अपने साथ जोड़ नहीं पाते हैं, और इस कारण से इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप इसी में निकाल देते हैं और फिर ये टसल भी रहती है। क्या ये एक गुड प्रैक्टिस है या ये एक नॉट सो प्रॉफिटेबल प्रैक्टिस है, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि एक अच्छे नाम को अपने साथ में एसोसिएट करने के पीछे कारण क्या है। अब मैं किसी एक सेलिब्रिटी को अपने साथ में कंपनी में ले लूं यस। और उस कंपनी को यूज करूं, हाँ साहब ये बहुत नंबर 1 नंबर 2 Yes. स्टार है, ये मेरे साथ हैं, तो वो स्टार कितनी हेल्प करेगा आपको उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। जी। और अगर उसने डिमांड ऐसी रखी जो कि जी। आपको लगता है कि वो आपके बिजनेस के लिए सस्टेनेबल नहीं है, तो ऐसी चीज को फोरगो करना चाहिए। यस। अच्छा, अब इंडस्ट्री के बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी हैं Yes. जो कि आपको सपोर्ट कर सकते हैं, तो उनके साथ भी ऐसा ही अप्रोच रखनी चाहिए जो मैंने आपको बताया। जो गोल्डन रूल वही है कि भैया 7 साल तक आप हमारे साथ एसोसिएट रहो, उसके बाद आपको जितना प्रॉफिट होगा वो उसमें से आपका ये शेयर है। यस। लेकिन अगर ये 7 साल के बीच में उस इंडस्ट्री एक्सपर्ट या उस सेलिब्रिटी को जो आप अपने साथ में नाम जोड़ रहे हो उसके लिए आपको बिजनेस बंद करना पड़ा, तो इससे बड़ी बेवकूफी नहीं हो सकती। एग्जैक्टली। तो आपको ये बोलना है कि साहब मैं आपको बताऊं, मैंने इंडस्ट्री में नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े स्टार हैं, वो नंबर 1 नंबर 2 गिने जाते हैं भारत जी, के। जी, जी। उनके पास जाकर के मैं बैठा और मैंने उनको ये बोला कि देखिए साहब ऐसा है कि मुझे आपके साथ एसोसिएट करना है, बट मेरे पास 1 रुपए नहीं आपको देने के लिए। जी। इतना गट्स होना चाहिए आपके अंदर कि उसके सामने बैठ के आप ये बात बोलो। लेकिन उसको क्यों, लेकिन वो क्यों आएगा आपके पास? कॉज। अगेन मैंने उसको बताया कि भाई मेरा ये कॉज है, मैं ऐसा चेंज लाना चाहता हूँ, और उस चेंज को लाने के लिए वो सेलिब्रिटी ने बोला बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। जी। वो ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो 10-20 करोड़ रुपए अगर आप ना रखो टेबल पे तो वो मिलने ही नहीं आते, मिलते नहीं है। उनके जूनियर मिलके आपको भगा देते हैं। Yes, yes, yes. वो उस बंदे को मैंने बोला मैं पैसे नहीं दूंगा एक भी, आप मेरे साथ एसोसिएट हो, लेकिन कॉज बड़ा था तो साथ आ गए। तो आप जो एक तो ये कि आपका कॉज क्या है, और उस कॉज से आप स्कैन करके देखें कि भाई कौन मेरे साथ जुड़ेगा और कौन मेरे साथ जुड़ने पे मेरे जो 7 साल का जो टेन्योर मैंने चलाना उसको होल कर देगा उसके जी। अंदर, उसके साथ नहीं जोड़ना है। आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी को वो लेके आने हैं जो आपको गाइड करें। एक्सपर्ट क्या होते हैं कि आपको गाइड करें कि भाई ये जो आपका जो बिजनेस सस्टेन्ड हो उसमें किसी भी तरीके से रुकावट ना आने पाए। जी। वही वो एक्सपर्ट है कि भाई आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपर्ट होगा, कोई सप्लाई चेन का होगा, कोई मार्केटिंग का होगा, कोई ब्रांडिंग का होगा, कोई सेल्स का होगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का होगा, वो सब एक्सपर्ट होंगे। लेकिन वो आकर के ये बोले कि नहीं साहब मैं आपका ये काम कर दूंगा, मुझे तो इतने पैसे आज की डेट में चाहिए, Yes. आपका बिजनेस हो या ना हो, ठीक है। बिल्कुल। तो ऐसी पार्टनरशिप में दिक्कतें आती हैं जी। और ऐसी पार्टनरशिप को अवॉइड करना चाहिए। आपको पार्टनरशिप ऐसे ही करनी चाहिए कि भाई मेरे साथ ऐसे लोग एक्सपर्ट्स एसोसिएटेड हों जो कि मेरे इस जो गोल है उसके साथ एसोसिएटेड हैं। यार तुम बहुत बढ़िया गोल लेके चल रहे हो, ठीक है, जैसे मैंने एनवायरनमेंट वाला बोला, Yes. एनवायरनमेंट का गोल लेके चल रहा हूँ, मुझे भी ये एनवायरनमेंट ठीक करना है, आज मुझे पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि जो आदमी एक्सपर्ट हो चुका है वो पैसे कमा चुका है। यस। उसको अब और इकट्ठे करने के लिए आप अपने बिजनेस को बंद करवाओगे, उससे बेटर ये है कि आप उसको साथ एसोसिएट कराओ और उसको बोलो सर आप मेरे साथ एसोसिएट हो, मैं आपको अपनी कंपनी का ये इक्विटी दूंगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अपफ्रंट नहीं, धीरे धीरे करके ये दूंगा 7 साल में, 8 साल में, 10 साल में। और इसकी वैल्यू, आज मेरी कंपनी स्टार्ट हुई है तो उसकी वैल्यू 0 है, लेकिन आज से 1 साल बाद, 10 साल बाद इसकी वैल्यू से 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ की होगी, तो उसमें से आपका ये परसेंटेज होगा। तो वो ड्रीम सेल करना है और इस तरह से लोगों को एसोसिएट करना है जो आपको लॉन्ग टर्म किसी भी तरह से ऐसे लोगों के
पास नहीं जाके फंस जाना है जो कि आपको आज ड्रिल कर दे। यस, वो आपने ध्यान रखना है। वो जो गोल्डन रूल है कि 7 साल तक आपको कहीं और से पैसे लेने की जरूरत ना पड़े, यस, ऐसा पूरा प्लान करके और फिर आप उसमें लीजिए। ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कि पेरेंट्स बहुत रिच होते हैं, Yes. उन्होंने बहुत पैसे कमाए होते हैं, अब बिल्कुल। वो स्टार्टअप करते हैं तो बोलते कोई बात नहीं, मैं तो ले लेता हूँ, जो नंबर 1 सेलिब्रिटी है उसको। एग्जैक्टली, लेकिन वहां भी वही गलती है, क्योंकि पापा ने पैसे कमाए हैं तो क्या मैं उसको उड़ा दूं सारे? Yes. ठीक है, वो चीज नहीं। और बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, जो ज्यादा स्टार्टअप्स हैं वो जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर है वो स्टार्ट कर रहे हैं आज की तारीख में। तो जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको तो बिल्कुल भी इन सब चीजों में नहीं फंसना चाहिए। और इवन अगर आपके पास रिच पापा हैं और बहुत पैसे कमाए उन्होंने, तो उसको भी डूबना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। उसको भी जब ईच बिजनेस की इंटरेस्ट को देखते हुए और जो जरूरी चीजें हैं वही करनी चाहिए। जो चीज लगता है कि मैं लोगों को बताऊंगा और जैसे मैं इसको एसोसिएट करूंगा मेरा कितना नाम हो जाएगा, वो जो ग्लैमर है ना उसमें नहीं फंसना है। और मोस्टली होता है स्टार्टअप में कि भाई मैं स्टार्टअप करूंगा, बड़ी बिल्डिंग बनाऊंगा, वहां पर नाम लिखा होगा और लोग सेलिब्रिटी आएंगे और मुझे बताएंगे, तो लोग बोलेंगे हाँ भाई ये ABC जो हमारी कंपनी स्टार्ट हुई है कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग एसोसिएट हो गए। वो जो ग्लैमर में नहीं फंसना है शुरू में। आप बोलो मुझे कोई ना जाने 5 साल तक, 7 साल तक, लेकिन 7 साल जब मैं उसको प्रॉफिटेबल बना करके जब जाऊंगा तो सारी दुनिया जानेगी इसको। उसके बाद फिर आपने जो पैसा कमाया है उसको आपने कैसे मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना है, स्मार्टली करना है, वो सब चीजें उसके एक्सपर्ट्स हैं, मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैं इस तरह से सिखा सकते हैं बच्चों को कि भाई ऐसे करो कि बिजनेस प्रॉफिटेबल हो। सो फॉर ऑल दोस जो वाकई स्टार्टअप का सपना देख रहे हैं, उन सभी के लिए ना कुछ बड़े गोल्डन रूल्स हैं जिन्हें हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि हम सबसे पहले तो चॉइस क्या करें, और चॉइस कर ली है तो ये बड़े बड़े नामों के पीछे नहीं भागें, क्योंकि ये कॉमन सिनेरियो हो गया है आजकल। आपने देखा होगा जैसे एक छोटा सा इवेंट होता है उसमें एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जरूर इन्वॉल्व होता है, हालांकि वो आपके इवेंट की बहुत बड़ी कॉस्ट लेकर चला जाता है, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ इनके आ जाने से या इनके प्रमोट कर देने से मेरा कॉज, मेरा इवेंट या फिर मेरा कमोडिटी बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच जाएगी। ऐसा नहीं है। आज भी कंज्यूमर बहुत सेंसिबली इन्वेस्ट करते हैं, फिर चाहे आपकी चीज कितनी ही महंगी हो या फिर कितनी ही सस्ती हो। ये चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे ना, सो आप अपने सेक्टर में अपने जो स्टार्टअप है उसको थोड़ा सा आगे ले जा पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो स्टार्टअप्स हैं इनकी जो सक्सेस है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि एक लंबे समय तक स्ट्रगल के बाद इन दी एंड एक अजीब सी मौत होती है, और वो मौत इसलिए होती है क्योंकि शुरुआत में हमें लगता है एंथुजियाज्म की कमी है, कुछ थोड़ा आगे बढ़ने के बाद इन्वेस्टमेंट की कमी है, इन्वेस्टमेंट के बाद मार्केटिंग की कमी है, फिर हमें लगा हम तो कभी कुछ बन ही नहीं पाए क्योंकि वी वर स्ट्रगलिंग टू डू ऑल दिस। तो मुझे ये बताइए कि सक्सेस एक्चुअली किस पर डिपेंडेंट है? देखिए ये कॉम्बिनेशन है सारी चीजों का, कोई एक सक्सेस का मंत्र नहीं है जी। इसमें सबसे जरूरी जो चीज समझने की है, आपका जो आइडिया है वो आइडिया क्या है, किस चीज पे सबसे कंसिस्टेंट रहें, 7 नहीं 10 साल। हाँ, आप मैं तो 7 साल कर लोगे तो 10 अपने आप हो जाएगा। yes. आपको जो 7 साल तक आप करोगे ना, आप अपने आप सीख जाओगे, मुझे दोबारा सिखाने की जरूरत ही नहीं है। वो तो आप 14 साल तक करोगे अपने आप, फिर मैं क्यों करूँ फालतू खर्चे। तो मैं तो प्रॉफिट कमाऊंगा, प्रॉफिट को चाहे कहीं उड़ा दूं, लेकिन लॉस करके मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करने जा रहा। तो वो चीज का ध्यान में रखना है, और साथ में हमने ये देखना है कि कैसे मैं इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि देखिए कस्टमर को समझना, और जो भारत में जो कस्टमर रहता है वो बड़ा यूनिक कस्टमर है। yes. वो जो कस्टमर है वो उसे कम पैसे में सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए, वैल्यू फॉर मनी चाहिए उसको। yes. उसने अगर टमाटर खरीदा है 30 रुपए का और आप 125 रुपए का बेचोगे तो वो उसको बोलेगा अब ये क्या करूं यार, ऐसे करता हूं कि चलो मैंने 2 किलो खरीदा था पहले, अभी 250 ग्राम ही लेके काम चलाता हूं। yes. तो वो स्मार्टनेस के साथ काम करेगा, वो नहीं है कि बोलेगा मैं जो 2 किलो है तो 2 ही किलो लूंगा जी। और साथ में वो जब लेगा और उसको दिखाएगा तो उसको एहसान भी दिखाएगा दूसरे सब्जी वाले को, भाई तेरे से 125 रुपए खरीदना, मुझे मिर्ची और ये मतलब बीइंग अ फीमेल मुझे लगा अगर आपने मिर्ची और धनिया का नाम नहीं लिया ये बहुत बड़ा अन्याय होने वाला है। तो हमें क्या है इस चीज से ये समझना है कि आप और हम भी कस्टमर हैं। yes. हम भी दुकान पे जाते हैं सामान खरीदने के लिए, तो हम क्या देखते हैं कि भाई मैं जो पैसे खर्चा कर रहा हूँ कहीं मैं ऐसा तो नहीं मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है कि मुझसे ज्यादा पैसा ले रहा है। तो वो हमेशा वरीड रहता है इंडियन कस्टमर। yes. इसलिए वो हमेशा सबसे सस्ता प्रोडक्ट नहीं मांगता है,
वो ये नहीं है कि वो 125 रुपए किलो टमाटर उसके बगल में 40 रुपए बेचेगा तो वो नहीं खरीदेगा, भाई जरूर कुछ गड़बड़ है इसके अंदर में। लेकिन वो ये देखेगा कि भाई जो मैं 125 खर्चा कर रहा हूँ उसमें मुझे मैक्सिमम रिटर्न क्या मिलेगी, क्या 125 का मैं 110 करा सकता हूँ, 105 करा सकता हूँ, तो वो और साथ में क्या एक्स्ट्रा मुझे मिल रहा है। तो कस्टमर हमेशा ये देखता है कि मैं जितना पैसा लगा रहा हूँ उसका कितना मैक्सिमाइज वैल्यू मुझे रिटर्न में आ जाए, और फिर वो अपने कंट्रोल करता है एक्सपेंस को अकॉर्डिंगली। तो आप जब बिजनेसमैन हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है तो आपने सबसे पहले कस्टमर की साइकी को समझ के चलना है। कभी भी कस्टमर को अपने से दूर नहीं होने देना जी। कस्टमर क्या सोच रहा है, कस्टमर के पास कंपटीशन आ चुका है, उसके बारे में वो लेना शुरू कर चुका है, या कस्टमर ने आपको कंप्लेंट करी और आपने नहीं सुनी, यस, उस तो वहां पे वो फिर एक की जगह 10 खराब होते हैं, ग्रीवेंस हैंडलिंग। तो इन सब चीजों में तो सारे जो आपका ध्यान होना चाहिए कंपनी में, सबसे पहला ध्यान कि मेरा कस्टमर अतिथि देवो भव। यस, ठीक है, वो भगवान की तरह कस्टमर देवो भव, कि वो मेरा भगवान नाराज नहीं होना चाहिए जी। अब उसको नाराज नहीं हो तो कैसे होगा कि उसको जो सबसे पहले वैल्यू फॉर मनी मिले। वैल्यू फॉर मनी का मतलब ये नहीं कि मैं अपने लॉस कर लूं, मैं अपना प्रॉफिट कमाऊं, इतना कमाऊं जिससे कि मैं भी सस्टेन हो पाऊं और साथ साथ में उसको मैं अच्छी सर्विस दे पाऊं। यस, ये ना हो कि वो आके मुझे बोले और मैं अपना इसमें कि मुझे बेचना है, बिक नहीं रहा है, किसी तरह से बेच दूं और लॉस में बेच दिया सामान, उसके बाद वो बोले साहब मेरा सामान खराब हो गया, अब इसको ठीक करो, तो मैं बोले यार सही लॉस में बेचा हुआ था, अब इनकी सर्विस भी करो फ्री में, नहीं करेंगे। तो वो नहीं करोगे, वो कस्टमर फिर 10 को और खराब कर देगा, आपकी ब्रांड खराब होने लगेगी। तो ये ध्यान रखना कि कस्टमर, और जो दूसरा मैंने अभी आपको नाम दिया अभी ब्रांड, कि आप जो काम कर रहे हो ना वो रेगुलर उसकी इमेज मार्केट में बन रही है। यस। तो आपने मान लीजिए आज एक कस्टमर को रिजेक्ट कर दिया, नहीं मैं नहीं दूंगा चाहे कुछ हो जाए, लेकिन वो 10 को और खराब करेगा और उसके साथ ये भी इमेज बनेगी कि आप कस्टमर के प्रति बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते उसका। हाँ। तो उसकी प्रॉब्लम को समझना, ये नहीं है कि कस्टमर जो कह रहा है वो सब करें, मतलब कस्टमर तो बोलेगा फ्री में दे दो, है ना, एक किलो टमाटर 125 का, तो बोलेगा 10 किलो दे दो, तो आप दे थोड़ा ना दोगे क्योंकि आपकी कॉस्ट ही नहीं है। तो आपने वो नहीं करना है कि कस्टमर जो बोले वो कर दे, लेकिन कस्टमर ने एक बार आपके प्रोडक्ट को ले लिया, उसके बाद उसको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आए, कि वो मेरा ब्रांड एम्बेसडर बन जाए। वो जो इन्वेस्टमेंट आप सेलिब्रिटी पे करने की बात कर रहे थे, बड़े बड़े लोगों पे इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे थे, उस पे मत करो, अपने कस्टमर की कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे करो, कस्टमर डिलाइट पे करो, कि वो खुश हो जाए कि वाह ये कितनी अच्छी कंपनी है, मेरे सर्विसेज फटाफट करती है, सो दैट ही रिटर्न्स बैक एज अ कस्टमर अगेन। ऐसा होता है जैसे मान लीजिए कि मैं एक सामान खरीदने गया दुकान पे जी। अब मैं दुकान पे सामान खरीदा और दुकानदार से बोला भाई साहब ये इतने का ले लो, और उस बाहर निकला और पता चला कि 10 रुपए की चीज उन्हें 20 रुपए की दे दी। यस। अब मैं बोलूँ मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो उसको कितना नुकसान होगा। मैं घर से रोज निकलता हूँ और 10 रुपए की रोज खरीदता हूँ, साल में 360 रुपए, 10 साल में 3600 रुपए। ठीक है, तो ऐसे करके 10 रुपए की चीज रोज खरीदता हूँ, लेकिन अगर मैं 100 रुपए रोज खरीदता हूँ तो वही लाखों में हो जाता है। Yes. एक दुकान पे जाकर के लाखों रुपए का बेनिफिट, मैं क्योंकि पड़ोसी हूँ तो मैं लाखों रुपए का बेनिफिट दे सकते हैं, और कितने हजारों कस्टमर मेरे जैसे हैं, तो उसका करोड़ों का नुकसान हो जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने हमारे साथ चीटिंग कर ली। या मैं एक प्रोडक्ट लेके गया था, खराब निकल गया, वापस आया, कहता जी मैं कुछ नहीं जानता, ये तो आप ही का है ना। तो आप आज अमेजोन से लिया और किसी और ब्रांड से लिया और उसने बोला जी खराब है, वापस लो, ये पैसे लो, और अगर मैं दुकान पे खरीद रहा हूँ और वो मना कर देता, वो तो दोबारा मैं जाऊंगा नहीं। अब नहीं जाएगा तो क्या होगा, वो दुकान बंद होनी शुरू हो जाएगी। कस्टमर ने कहना यार उसके साथ मत जाना, वो यार वो ठीक नहीं है। तो उसी तरह से जब आप अपना ब्रांड बनाते हैं तो उसमें इमेज ये जानी चाहिए कि भाई ये बहुत अच्छी चीज है। जैसे आप अभी कपड़े की बात कर रहे थे, कपड़ा आप बेचते हो और कपड़ा बेचने के बाद कस्टमर बोलता है साहब मुझे फिट नहीं आया, आपने तो बोला था ये साइज है, अब इतने का हो गया। उस समय अपना लॉस नहीं देखना है, उस समय अपना प्रॉफिट देखना है। अगर इसको मैंने सेटिस्फाई कर दिया तो मुझे 10 साल में कितना कपड़ा खरीदेगा। तो वो देखते हुए आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करती है, तो वहां पे लॉस कर लो। जो बाकी लॉसेज हैं सेलिब्रिटी ये वो, उसको कट करो, लेकिन इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो कि कस्टमर की किसी भी तरह का कष्ट है उसको दूर करना है, उसको हमें खुश रखना है, इस पे पूरा फोकस रखो। और अपनी ब्रांड के बारे में सोचो कि मेरी ब्रांड है, कि लोग ये बोले, जैसे एक भारत की बहुत बड़ी ब्रांड है टाटा, जैसे नाम लेते हैं उसमें आता है कि क्या पहला वर्ड आता है ट्रस्ट। उसका कोई भी प्रोडक्ट ले लो कुछ नहीं होगा। तो आप वैसे ही अपनी ब्रांड इमेज बनानी है, आपकी ब्रांड अपनी लोकेलिटी में, अपने स्टेट में, अपने नेशन में, इंटरनेशनल लेवल पे। तो आप, और आज ऐसे मौके हैं जहां पे क्योंकि अब आपके एप्स बन गई हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने सिटी में काम करो, आप पूरे वर्ल्ड में काम कर सकते हो।
तो उस तरह का विजन लेते हुए और अपने ब्रांड, अपने कस्टमर, इन सब पे ध्यान देके चलें तो मुझे लगता है कि काफी बेनिफिट होने वाला है सबको। बस अब एक लास्ट सवाल, और वो लास्ट सवाल ये है हमारा, क्योंकि किसी भी स्टार्टअप का पूरा फोकस एक कस्टमर होता है। हमारा जो कस्टमर है, जैसा आपने कहा, मैं इसी सवाल पर आने वाली थी कि अब हमारी बाउंड्रीज काफी ज्यादा वाइड हो गई हैं। अब हम ग्लोबल मार्केट को भी एक्सप्लोर करते हैं और कहाँ से, एक छोटे से गांव से बैठकर भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट हमारा जो कॉन्सेप्ट है या फिर हमारा जो कस्टमर है, हमारा एंटायर फोकस किस पर होना चाहिए? क्या गली गली, कूचे कूचे और पूरे विश्व के हर कस्टमर पर, या शुरुआत करें एक छोटे से नेटवर्क से और उसके बाद हम इसको एक्सपैंड करें? क्योंकि देखिए, जब आप बहुत सारे लोगों तक रीच करने की कोशिश करते हैं ना, मैं अश्योर कर सकती हूँ कि खाना भी जब बहुत सारे लोगों का एक साथ बनता है तो इनिशियल स्टेज पर आपके पास ना तो वो एक्सपीरियंस और ना ही वो एक्सपर्टीज होता है कि आप सबको एक साथ खुश कर पाए। और ऐसा कस्टमर्स के साथ होगा, क्योंकि ग्लोबल कस्टमर की चॉइस अलग होगी, आपके लोकल कस्टमर की बिल्कुल अलग चॉइस होगी, उनकी डिमांड अलग होगी, इनकी डिमांड अलग होगी। तो इसे कैसे हैंडल करें? हाँ, अच्छा, बहुत अच्छे प्रश्न है ये, और इस पे हमने ये ध्यान देना है कि इस पूरे सेशन के बाद पंकज जी, मैं एक बिजनेस तो 100% खोल पाऊंगी, और वो भी सस्टेनेबल वाला। वेरी गुड, और मेरी तरफ से आपको फ्री सर्विसेज है सक्सेसफुल करने के लिए। तो इसमें क्या है कि आपने सबसे पहले तो देखिए, इजी बहुत हो गया कि ग्लोबल बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जब बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक टेस्ट मार्केटिंग करते हैं कि भाई जो आपका आइडिया है उसको टेस्ट कर लो एक छोटे से एरिया में। उसके बाद आप देखो आपकी कैपेबिलिटी कितनी है जी। आप अगर ग्लोबल लेवल पे खोल देते हो तो ग्लोबल लेवल पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे करोगे? फ्रांस का एक कस्टमर अभी आपको कंप्लेंट करता है तो आप वो पेरिस में किसको भेजोगे? है आपके पास रिसोर्स तो आप उस काम को करो, और नहीं है तो मत करो। और अगर है भी रिसोर्स, क्या आप उसकी कॉस्ट को बेयर कर सकते हो आज की तारीख में? नहीं कर सकते हो तो मत करो। अपने पहले बिजनेस को करो और एक लेवल पे लेके आओ और मॉडल को बिल्कुल रोबस्ट कर लो कि साहब ये बिल्कुल टेस्ट हो गया जी, और मेरे कस्टमर बहुत खुश हैं, अब मैं ग्लोबल लेवल पे जा सकता हूँ। तो उसको आप ले जाने के लिए एक मार्केट खोलो, दूसरी मार्केट खोलो, क्योंकि देखो जैसे इंडियन कस्टमर है वैसे ही बाहर का कस्टमर भी अलग है। जैसे आप इंडिया में कोई आदमी जाता है गाड़ी खरीदने के लिए, सबसे पहले पूछता है कितना देती है, माइलेज क्या है। आप अमेरिका चले जाओ, कोई नहीं पूछता माइलेज, उनको पूछोगे ना कितना माइलेज होता है, हाँ, तो वो माइलेज ये क्या होता है, मतलब वो उनको पता ही नहीं होता है, तो सरप्राइज्ड होते हैं वो, उनके कंफर्ट क्या है, बड़ी गाड़ी है, मस्ती क्या क्या टेक्नोलॉजी इसमें, वो सोचता है। तो अब आपने अपना प्रोडक्ट इंडिया में टेस्ट कर लिया, अब आप अमेरिकन कस्टमर के पास जा रहे हो, आप फ्रांस के कस्टमर के पास जा रहे हो। फ्रांस का कस्टमर बड़ा फैशनेबल होता है, उसको आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया उसमें कोई डिजाइन कोशेंट बड़ा यूनिक होना चाहिए, तो उसकी डिमांड अलग है। उन सबको समझते हुए, और जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो कि हाँ भाई मेरा मॉडल बिल्कुल सक्सेसफुल है, और मुझे ऐसे समझ आ गई है कि फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, और अपना अमेरिका में, जापान में, सब जगह पे ये बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, तो उस समय आप उसके बिजनेस के स्केल अप करते हुए वही थंब रूल लगाते हुए कि मैं फ्रांस जाऊंगा तो 7 साल तक इसको बिजनेस को ऐसे रखूंगा और ये इन्वेस्टमेंट करूंगा, इतने लोगों को एसोसिएट करूंगा जो कि आपको सस्टेन कर पाए हर मार्केट में। वो रूल लगाते हुए मार्केट्स को ओपन करना है, सीधे जाके ओपन नहीं करना। और सबसे पहले आपने टेस्ट करना है अपने ही देश में, और उसके बाद आपने टेस्ट करना है आपके जो नेबरिंग देश हैं जो बिल्कुल आपके जैसे हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, है ना, भूटान, इन सब जगहों पे, फिर थाईलैंड चले गए, आसपास चले गए, जो आप कंट्रोल कर सकते हो सीधे सीधे। और क्या है कि वहां पे जो रेगुलेशंस हैं वो भी अलग हैं, यूरोप के रेगुलेशंस अलग हैं, अमेरिका के रेगुलेशंस अलग हैं, जापान के बड़े स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस हैं। तो उनको सबको स्टडी करते हुए कि भाई आपका प्रोडक्ट मीट भी करता है कि नहीं करता है। कई लोगों को मैंने देखा, बिजनेस देखा, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है और उसको एक्सपोर्ट कर दिया और पता चला वहां से रिजेक्शन आ गई और उसी में उनका बिजनेस बंद हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर लिया एक्सपोर्ट का जिसके बारे में उनको नॉलेज नहीं थी, और उन्होंने वहां जाके प्रोडक्ट भेज दिया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब आने और जाने का जो तो मतलब जाने आने में ही कॉस्ट बहुत है, उसके बाद 6 महीने तक वो प्रोडक्ट सी में गया, वापस आया, और तब तक पता चला आपको बहुत भारी नुकसान हो गया। तो वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इसका बिजनेस का स्केल अप एक एक्सपर्ट को अपने साथ में एसोसिएट करते हुए आप उसको यूज करिए, जिससे कि आप जहां स्टेप बाय स्टेप में आगे बढ़े, एक साथ ना चले जाएं। एक साथ तब जा सकते हैं जहां आपके पास रिसोर्सेज बहुत हैं और आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं
और आपने उसको टेस्ट कर लिया है कि हाँ भाई बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे अब मैं बोलूँ कि मैं फेसबुक स्टार्ट कर रहा हूँ और खाली फरीदाबाद में चलाऊंगा तो नहीं सक्सेसफुल होगा, क्योंकि उसके लिए तो मुझे स्केल चाहिए। लेकिन उसको स्केल चलने से पहले मैं उसको पूरी तरह से टेस्ट करूंगा। टेस्ट करने के बाद में मैं कहूंगा कि चलो जी अब मैं इसको पूरे इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाता हूँ, मैंने बहुत अच्छी चीज बनाई है जो सब जगह यूज होगी, और उसको फिर स्केल अप करें। और उसको स्केल अप की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा स्टडी करते हुए, हर अलग अलग कंट्रीज के कस्टमर को ध्यान में रखते हुए स्टेप बाय स्टेप जाएं। आप रशिया के कस्टमर अलग होगा, अमेरिका का अलग होगा, जापान का अलग होगा, उन सबको देखते हुए उन मार्केट्स में तब एंटर करें जब उस कस्टमर को अच्छी तरह समझ पाए। दोस्तों आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही खास रहा, एंड डेफिनेटली मतलब अगर हम एक टेडेक्स स्पीकर के साथ बैठे हैं तो हम इस एक्सपीरियंस्ड स्टार्टअप गुरु के साथ बैठे हैं जिन्होंने हमें वो बातें बताई विच आर वेरी वेरी वाइटल। जब आप अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं, छोटा सा स्टार्टअप करते हैं, बड़े सपने हम सजाते हैं, लेकिन परेशानी होती है कि सिर्फ सपने होते हैं, विशफुल थिंकिंग होती है। उन्हें रियल हकीकत में कन्वर्ट करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। उन सारी चीजों को हम कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। इन सस्टेनेबिलिटी पैरामीटर्स को हमने आपसे डिस्कस भी किया है, और सभी लोग जो फिलहाल हमें सुन रहे हैं, आई कैन डेफिनेटली वाउच कि अगर आप इन्हें एक्चुअली इम्प्लीमेंट करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने स्टार्टअप्स में या फिर अपने बिजनेसेस में, तो आपके स्टार्टअप्स 7 नहीं 70 साल चलेंगे। जरूरत यह है कि आप सबसे पहले अपने आइडिया पर भरोसा करें, उस भरोसे को आर्टिकुलेट करें और दूसरों को उसे कन्विंस करने में आपके अंदर ये हुनर हो कि आप उन्हें बता पाएं कि मुझे मेरे आइडिया में इतना भरोसा क्यों है। बस अगर आप रेप्लिकेट कर रहे हैं किसी और का आइडिया, सिर्फ आप कट कॉपी पेस्ट की दुनिया में जी रहे हैं, सो बिलीव यू मी आपका स्टार्टअप नहीं चलने वाला है। क्योंकि आज के जमाने में जितने ओरिजिनल रहेंगे उतने ही लंबे टाइम तक आप सस्टेन कर पाएंगे, और जहां आप किसी और के आइडिया के साथ काम करेंगे वहीं पर परेशानियां आपको घेरने लगेंगी। सो ये सारी चीजें अगर आप ख्याल रखेंगे तो आप एक अच्छा सस्टेनेबल करियर ही नहीं बिजनेस पाएंगे। तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी पंकज जी, लेकिन जाने से पहले कुछ ऐसे की टेक अवेज जो आप शॉर्ट में जल्दी से हमारे सभी लिसनर्स को बता पाए। की टेक अवेज मैंने आपको ऑलरेडी काफी लेंदी बता दी है, मैं Yes. समराइज कर देता हूँ। मैं आपको अपने बिजनेस को, कस्टमर को हमेशा नंबर 1 प्रायोरिटी दें, उसकी सेटिस्फैक्शन को। आपने अपनी ब्रांड के बारे में हमेशा सोचना है कि कोई मेरी जो ब्रांड मैंने नाम बनाया है अपनी कंपनी का, उसके बारे में लोग रिस्पेक्ट से देखें, और जो भी आपने सोचा था, जो भी स्लोगन आपने कंपनी को दिया था, वो बिल्कुल चरित्रार्थ करके दिखाएं। Yes, ethics. अपने बिजनेस को, हाँ, जो भी आपके रूल्स रेगुलेशंस आप बनाते हैं वो उसी में हो कि कस्टमर मिले और वो बोले बिल्कुल सही है, जो ये कह रहे हैं वैसे ही करते हैं। तो वो फिर साथ में आपने 7 साल कम से कम बिजनेस को कैसे सस्टेन रखना है, किसी तरह के लॉसेस एनवायरनमेंट में किसी तरह की प्रॉब्लम्स आए, चैलेंजेस को कैसे उसको मिटिगेट करना है, उसका ध्यान रखना है। अपने पार्टनर्स ऐसे एसोसिएट करने हैं जो कि आपके बिलीफ को 100% दिल से मानते हो। Yes. एम्प्लॉयज भी ऐसे ही रखने हैं जो कि आपके इस प्रोजेक्ट में आपका जो ड्रीम है उससे बिल्कुल सहानुभूति रखते हैं, या खुद वो भी वो कहते नहीं ऐसा होना चाहिए। Yes. तो एक पूरी टीम ऐसे बनाइए, और ध्येय लक्ष्य जो है सब पूरे परिवार का, कंपनी में जितने भी लोग साथ में जुड़े हैं उनका एक होना चाहिए, और पार्टनर्स अच्छे होने चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं, इसका ध्यान में रखें। एक्सपर्ट्स को अपने साथ जरूर रखें, Yes. लेकिन उनको भी इस टर्म्स पे रखें जो कि आपको 7 साल तक आप सस्टेन कर पाएं। जी। आपको किसी भी लालच में, किसी भी शॉर्ट टर्म में ऐसा होगा तो ये हो जाएगा, उसमें ना पड़े, क्योंकि Yes. उसी में आदमी फंसता है। इस चीज को ध्यान रखते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी, आपने मुझे यहाँ इट बुलाया। वॉज अ वंडरफुल सेशन पंकज जी। इनफैक्ट आपने जिस बात को बहुत एम्फेसिस से कहा कि शॉर्ट टर्म ये जो गोल्स होते हैं ना, ये नजर आते हैं, और ये जो चैलेंजेस हैं वो नहीं नजर आते हैं। और दरअसल परेशानी यही होती है कि हम वो बहुत दूर की चीज तो देख नहीं पाते हैं, और करीब के प्रॉफिट को देखकर हम बड़े काफी लालच में आ जाते हैं, और हमें ऐसा लगता है अगर एक्स ने किया है तो ये हम भी कर पाएंगे। और यही आई थिंक हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है कई बार। सो हमेशा ध्यान रखिए, बिलीव इन योरसेल्फ, और अगर आपने एक पोटेंशियल के साथ किसी भी काम की शुरुआत की है, सो आप उसे तब तक ही कर पाएंगे जब तक वो हुनर आपके पास है। बार बार मैं इस बात को कहती हूँ, अगर आपको वो काम करना आता है तो ही आप सस्टेनेबल हैं। अगर आप दूसरों के भरोसे से काम कर रहे हैं
तो ये परेशानी आएगी कि एक समय बाद जब वो दूसरे हो जाएंगे, आपसे दूर हो जाएंगे, चाहे वो आपके पार्टनर है, चाहे वो आपके एम्प्लॉय हैं, तो आपकी डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं आपके स्टार्टअप में एक सबसे बड़ी अड़चन आएगी, क्योंकि आप किसी और पर डिपेंडेंट थे। तो हमेशा जब भी काम को चूज करें, ऐसे काम को चूज करें जिसमें आप खुद कॉन्फिडेंट हैं और आपको पता है यस आई कैन डू इट। और ये आई कैन डू इट ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको काम करना नहीं आता है तो आप उस काम को करवा भी नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब हमसे मिलते हैं और ये कहते हैं कि मैडम हम काम करवा लेंगे, सो आई थिंक दैट इज नॉट रियली पॉसिबल। इसी बात पर तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी पंकज जी, वंडरफुल प्रोग्राम एंड इनफैक्ट हमारे इस लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप लाइव रेडियो शो के लिए किस प्रकार की शुभकामनाएं देते हुए जाना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरी शुभकामनाएं भावना जी आपको, मानव रचना 107.8 को, कि आप लोग जो लक्ष्य रखा है 10 जुलाई का फाउंडर्स डे के दिन इंडिया और एशिया का रिकॉर्ड बनाया वो पूरा करें, और साथ साथ में गिनीज बुक के लिए भी सोचें कि कैसे हमने नेक्स्ट ईयर इसको टारगेट करना है। आई कैन रियली इमेजिन। अभी तो हमारा जो टारगेट है मुझे लग रहा है काफी छोटा है, सो अगर वो वाला टारगेट होगा तो मुझे लगता है सस्टेनेबिलिटी असलियत में नजर आएगी। सो चलिए भाई, इसी बात पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप जुड़े रहेंगे रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ।